नमस्कार दोस्तों। इन्फ्लेशन नीचे है और चांसेस ज्यादा है कि अप्रैल में आरबीआई रेट कट आएगा। और इस आरबीआई रेट कट के वजह से जो अभी 6.25 है, बैंक्स और एनबीएफसी को फायदा होगा। लेकिन एनबीएफसी को ज्यादा फायदा हो सकता है बैंक्स के से ज्यादा। रीजन बहुत सारे हैं, वो मैं आज हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम लोग काफी सारे एनबीएफसी से बात करेंगे, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, चोलामंगलम, जियो फाइनेंस, देन श्रीराम फाइनेंस, एलआईसी, एलएनटी, इवन बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ये सब पे बारे में बात करेंगे कि क्या लग रहा है इन सब स्टॉक्स के बारे में। और एक तरह से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है एनबीएफसी स्टॉक में। तो डिटेल में इसके लिए बात करेंगे। बाय द वे, आगे जाने से पहले होप आप हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज जरूर देखते होंगे। तो आप वेबसाइट में जाके एक अच्छा खासा डिस्काउंट चला, आप जाके देख सकते हो। तो टॉकिंग अबाउट एनबीएफसी स्टॉक, देखो, जैसे मैंने बोला कि अभी अपना इन्फ्लेशन जो है वो अराउंड 3.61% के आसपास है। और यहाँ से चांसेस है कि इन्फ्लेशन नीचे ही रहेगा। जो जो आरबीआई का जो कहते हैं ना ब्रैकेट होता है, वो 2 से 4% के बीच में अगर इंटरेस्ट रेट सॉरी इन्फ्लेशन रहता है तो आरबीआई रेट कट करता है। तो लास्ट जनवरी में आप लोगों को पता है कि हम 25 बेसिस पॉइंट कट हुआ था। अभी जो एस यहाँ से भी 3.6 जो लास्ट आया था, वहां से भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद कम है, क्योंकि ऑयल नीचे ही रहा है एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन भी नीचे ही रहा है। तो शायद ये अप्रैल में भी हम लोग 0.25 बेसिस पॉइंट कट देखें, तो एक अच्छा पॉजिटिव। और यहाँ से पूरे साल में भी और कह सकते हैं कि अराउंड अनदर 0.75 बेसिस, यानी इस मिला के यानी अनदर 0.50 बेसिस पॉइंट आप बाद में कट देख सकते हो। तो पूरे साल में 0.75 बेसिस का कट देख सकते हो आरबीआई के साइड से, जिस तरह से अभी इन्फ्लेशन है। तब इससे फायदा क्या होता है? देखो, फायदा ये होता है कि ओवरऑल जैसे इंटरेस्ट रेट कट होता है तो डिमांड बढ़ती है, लोन्स की डिमांड बढ़ती है। और लोन्स की डिमांड बढ़ती है तो इन सब एनबीएफसी को डायरेक्टली वहाँ लोन ज्यादा देते हैं, तो उनको फायदा भी हो सकता है। अभी सो एट द एंड ऑफ द डे वो एक बड़ा फायदा है। ऊपर से आरबीआई के काफी सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं एनबीएफसी के, खास करके 1 अप्रैल से, उससे भी इम्पैक्ट आएगा। दूसरा एक चीज है कि आरबीआई ने 6.8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है। अब जैसे ही आपको पता है कि पिछले 3 महीने में ये हुआ, क्योंकि बीच में लिक्विडिटी काफी स्क्वीज आउट हो गई थी। अभी वो 6.1 लाख करोड़ की लिक्विडिटी इन्फ्यूज किया है बिटवीन जनवरी टू अभी। अब इसी के वजह से क्या हुआ कि बॉन्ड यील्ड अराउंड 6.6% के आसपास हो गया, 10 ईयर बॉन्ड। सो एक तरह से अच्छा है कि चीपर एक्सेस फंड इनको मिल रहा है एनबीएफसी को। देखो, बैंक को होता है ना, बैंक को डिपॉजिट का सहारा होता है। डिपॉजिट उनको सस्ते में मिलते हैं, उसके सामने वो लोन देते हैं। एनबीएफसी डिपॉजिट नहीं लेती है, तो उनको बाहर से ही फंड लाना पड़ता है। तो जैसे वहां रेट कट नीचे होता है, रेट नीचे जाते हैं, तो डायरेक्टली एनबीएफसी को फायदा होता है। अगेन, बैंक की अगर आप बोले तो बैंक क्रेडिट ग्रोथ अभी 11.4% ईयर ऑन ईयर है। जो अगर आप अक्टूबर नवंबर में देखोगे ना, सितंबर के आसपास वो अराउंड 7 to 8% थी। वो धीरे धीरे बैंक क्रेडिट ग्रोथ ऊपर बढ़ रही है और पब्लिक कैपेक्स भी बढ़ रहा है, तो लोन डिसबर्समेंट ना में उसमें थोड़ी उछाल आएगी, तो वो एनबीएफसी को डायरेक्ट फायदा हो सकता है। ऊपर से जैसे मैंने बोला, 1 अप्रैल से आरबीआई ना काफी हद तक बैंक लेंडिंग को के सामने एनबीएफसी के रिस्क वेटेज कम कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे रिस्क वेटेज कम होता है तो एनबीएफसी को ज्यादा फंड चीपर लेवल पे मिलेगा, और वो आगे जाके फंड कर पाएगा काफी सारे प्रोजेक्ट्स को, वो सब। तो यहाँ ये सब एंगल से एनबीएफसी को डायरेक्ट फायदा होता है। तो अब लोग पहले एक बार आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी है उस पर थोड़ा अगर हम नजर डालें, तो शायद अप्रैल में 25 बेसिस पॉइंट कट होगा, तो अभी 6.25 है। अगस्त में भी अनदर 25 बेसिस पॉइंट कट हो सकता है, और दूसरा दिसंबर में भी 0.25 बेसिस कट होगा। तो हो सकता है, सॉरी, होगा नहीं, हो सकता है। तो हम लोग 5.5 के रेपो रेट पे आ जाएंगे, जो बहुत ही अच्छा है। अगेन, एट द एंड ऑफ द डे रेपो रेट कट, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, प्लस जो रिस्क वेट नॉर्म्स होते हैं उसमें रिडक्शन रहते हो, एट द एंड ऑफ द डे बैंक्स डायरेक्टली इन सब एनबीएफसी को फंड करने लगते हैं। देखो, एनबीएफसी बैंक से भी फंड उठाते हैं, क्योंकि उनको आगे फंड करना होता है ना। तो उनके पास तो डिपॉजिट आता नहीं है, तो बैंक से नहीं, तो जैसे रिस्क वेटेज कम होते हैं ना, तो बैंक ज्यादा फंड एनबीएफसी को कर सकते हैं। तो ये तीन मेन रीजन है
कि जो डायरेक्टली एनबीएफसी को फायदा हो सकता है। अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्यों एनबीएफसी आउट परफॉर्म कर सकते हैं कंपेयर टू बैंक। ये सब थोड़ी टेक्निकल चीजें, लेकिन आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एक आपको, अगर आपको एनबीएफसी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको टेक्निकली पता होना चाहिए कि ये क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, क्योंकि जब जब साइकिल टर्न हो तो आपको उस पे पहले से पता हो। तो अगर उस तरह से बात करें तो जैसे लोन बुक कॉम्पोजिशन होती है, तो नॉर्मली एनबीएफसी के फिक्स रेट लोन्स होते हैं, जबकि बैंक्स के फ्लोटिंग रेट लोन्स होते हैं। तो जैसे फिक्स रेट लोन होते हैं, जैसे उन्होंने समझ लो 10% पे दिया और बैंक ने रेपो रेट कम करना चालू कर दिया, ओके, तो बैंक्स तो सॉरी एनबीएफसी तो 10% ही चार्ज किया, लेकिन उनका जो सोर्स ऑफ फंडिंग है ना वो सस्ता होते जाए तो उनको फायदा होगा। जबकि बैंक्स में क्या होता है, आपने फ्लोटिंग रेट पे होता है तो आपने 10% पे लिया है, लेकिन अगर रेपो रेट कट होता है तो आपका लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है। तो आप समझो इसलिए एनबीएफसी को डायरेक्ट फायदा हो जाता है। फिर फंडिंग कॉस्ट जो होता है, फंडिंग कॉस्ट में भी जैसे जैसे रेपो रेट कम होता जाता है उनको बैंक से फंडिंग सस्ते में मिल रहा है, तो वो फायदा हो जाए। जबकि बैंक्स को क्या होता है, बैंक्स को कहाँ से फंडिंग आता है, वो नॉर्मली डिपॉजिट से आता है। अब जिस तरह से आपको भी पता है कि शेयर मार्केट में पैसे जा रहे हैं, तो बैंक्स को डिपॉजिट में थोड़ा कासा रेशियो नीचे जाते हैं तो उनको डायरेक्टली वहां प्रॉब्लम हो जाती है, और उनका डिपॉजिट रेट भी नीचे जाता है क्योंकि बैंक रेपो रेट कट करता है, तो वहां भी उनको थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है। अगेन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स अगर हम लोग बात करें तो जैसे सीआरआर, एसएलआर, ये जो ऑब्लिगेशन जो बैंक्स को होते हैं वो एनबीएफसी को नहीं होते, तो वहां भी उनको फायदा होता है। अगेन जैसे जैसे मार्केट है ना, छोटे छोटे निश सेगमेंट, एमएसएमई, रूरल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आराम से लोन प्रोवाइड कर देती है, जबकि कह सकते हैं कि बैंक्स उस तरह से नहीं जाते। इसलिए आप देखते हो ना, बजाज फाइनेंस आपको कंज्यूमर लोन्स में आप जाओगे ना तो एनबीएफसी ज्यादा होंगे कंपेयर टू बैंक्स, क्योंकि वो छोटे छोटे सेगमेंट में लोन्स प्रोवाइड करती है। तो उसकी वजह से एक चीज भी है कि काफी हद तक उसमें अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको, लेकिन यहाँ सैलराइड पर्सन होते हैं तो नॉर्मली प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी हम लोग बात करें कि क्या होगा इन सब बड़ी बड़ी स्टॉक का, क्या लग रहा है, थोड़ा मैं आउटलुक दूंगा आपको जिससे आपको पता चले। जैसे हम लोग पहला सबसे बात करते हैं बजाज फाइनेंस, वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसी अवेलेबल। तो बात जिस तरह से वो परफॉर्म करे, जिस तरह से कंटिन्यूसली परफॉर्म करे, तो उनका ग्रोथ तो अच्छा ही है। अराउंड 26 to 28% से वो एयूएम ग्रोथ करेंगे। अगेन मार्जिन एक्सपांशन डायरेक्टली होगा, जैसे ये 25 बेसिस पॉइंट कट होगा तो उनका ऑलमोस्ट 10 to 12 बीपीएस से मार्जिन एक्सपांशन होगा। अगेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी फायदा होगा, कॉस्ट टू इनकम वो 30% तक चला जाएगा, तो वहां बजाज फाइनेंस को डायरेक्ट फायदा होगा। जियो फाइनेंस अभी तक कह सकते हैं कि इतना लैंडिंग नहीं कर रहा है, लेकिन उनका जो नेटवर्थ है 1.39 लाख करोड़ का, वो वहां उनको थोड़ा फायदा होता है, और ऑफ कोर्स वो लीवरेजिंग करते हैं इकोसिस्टम। तो डायरेक्टली अगर आप बोलो तो रेट रिडक्शन का क्या जियो फाइनेंस को प्रॉब्लम होगा, मुझे नहीं लग रहा है। तो उस तरह से वो दूसरे सब फैक्टर्स है कि जैसे वो ब्रोकिंग आर्म लॉन्च कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड लॉन्च कर रहे हैं, वो सब आगे तो उससे फायदा होगा, लेकिन आप डायरेक्टली रेपो कट से जियो फाइनेंशियल से को डायरेक्ट फायदा नहीं होगा, बजाज फाइनेंस को हो सकता है। श्रीराम फाइनेंस भी अगर हम लोग बात करें तो व्हीकल फाइनेंसिंग में 20% एयूएम सीएजीआर एक्सपेक्टेड कर रहे हैं वो कमर्शियल व्हीकल में, और डिमा यूज व्हीकल में भी डिमांड रिबाउंड होगी। अगेन एमएसएमई, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन में श्रीराम फाइनेंस आगे बढ़े तो वहां फायदा होगा। अगेन उनके नीम 9% के आसपास स्टेबल हो गए तो वो डायरेक्टली 20 बीपीएस से बढ़ेंगे अगर ये रेट कट आता है तो। छोलामंगलम फाइनेंस की बात करें तो वो भी 25% का एयूएम ग्रोथ कर रहे हैं अक्रॉस इट। अगेन इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7% है, थोड़ा कम है कंपेयर टू श्रीराम, लेकिन तो भी अच्छा है। एनपीए उनका 2.6 से इम्प्रूव हो जाएगा। अगेन वो रैपिडली थर्ड और फोर्थ टीयर मार्केट में जा रहे हैं, तो वहां उनको डायरेक्टली टेक्नोलॉजी ड्रिवन ड्रोन्स के डायरेक्टली उसके वजह से उनको फायदा हो सकता है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एक तरह से आपको भी पता है कि बहुत फेमस है, लेकिन ऐसा बढ़ता नहीं है, वापिस रुक जाता है। उनका एनपीए काफी हद तक अभी रिडक्शन होगा। अगेन वो 250 करोड़ का शायद प्रोविजन का भी रिवर्सल हो सकता है। अगेन हाई यील्डिंग एफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स वो करने वाले हैं जहां ना उनकी सिक्योरिटी ज्यादा हो, तो उनका बेसिकली मार्जिन बढ़े। अगेन
वहां भी हर 50 बेसिस पॉइंट रिडक्शन में उनके होम रेट्स रिड्यूस हो जाएंगे 1.8%। सो वहां भी उनको एक फायदा होगा। एल फाइनेंस की बात करें तो रिटेल लोन्स ऑलमोस्ट 96% है पोर्टफोलियो का, और वो टारगेट कर रहे हैं 25% ग्रोथ नेक्स्ट 3 साल में। तो एक अच्छा खासा ग्रोथ प्लान कर रहे हैं। अगेन माइक्रो फाइनेंस जो उन्होंने एसेट क्वालिटी में जहाँ प्रॉब्लम आया था वहाँ बेसिकली इंप्रूवमेंट आएगा अगर लिक्विडिटी बढ़ती है। ऑफ कोर्स वो लोग भी 15% का आरओई टारगेट करे 2027 तक। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टॉक दैट इज बजाज हाउसिंग फाइनेंस, 26% का यूएम ग्रोथ प्लान कर रहे हैं ओवरऑल, और 25% सीएजीआर से ग्रो होंगे। एंड ओवरऑल उनको होम लोन, प्रोजेक्ट लोन और वो सब में तो उनको फायदा होगा ही होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग उनके लिए बेटर रहेगा। सो ये सब के वजह से ना वो भी काफी लाइमलाइट हो, लेकिन वही है कि थोड़ा वैल्यूएशन आपको उसका देखना पड़ेगा, लेकिन काफी हद तक करेक्ट हो चुका है। तो ओवरऑल अगर आप देखो ना तो एनबीएफसी कंपेयर टू बैंक्स में फायदा होगा। एनबीएफसी पीटी भी बहुत ही बहुत, अनलेस अनलेस आपके पास बजाज फाइनेंस जैसी तगड़ी बैंक हो तो बात अलग है, सॉरी तगड़ी एनबीएफसी, अदरवाइज इस काफी हद तक पीट चुके थे। लेकिन ये जो मैंने आपको रीजन बताया, एक तो रेट कट का इम्पैक्ट डायरेक्टली एनबीएफसी में मार्जिन एक्सपेंशन होगा, जबकि बैंक्स में कॉम्प्रेशन होगा, उल्टा हो सकता है। लिक्विडिटी बेनिफिट डायरेक्टली जो 6.8 लाख के डायरेक्टली एनबीएफसी को बेनिफिट होगी, लेकिन वहाँ बैंक्स में अगर आप बात करो तो वो एफडी पे डिपेंड है, तो वहाँ तो प्रॉब्लम चल ही रहा है। सीएलआर एसएलआर रिक्वायरमेंट एनबीएफसी को नहीं है, तो वो बेटर है बैंक्स के सामने। लोन कॉम्पोजिशन वो फिक्स रेट होता है, तो डायरेक्टली वहाँ उनको फायदा होगा जैसे ही लोन रेट नीचे जाता है, क्योंकि वो बैंक से ही बोरो करते हैं। एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, तो छोटे छोटे लोन आपने काफी बार देखे हो ना, पर्सनल लोन आपको मिल जाते हैं, छोटे छोटे लोन मिल जाते हैं, तो वहां वो लोग आराम से पहुंच जाए। जबकि बैंक से लोन लेना तो आपको भाई एक लंबा प्रोसेस होता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 6 महीने 12 महीने में आई थिंक एनबीएफसी मे डू वेल कंपेयर टू बैंक्स, क्योंकि डायरेक्टली इनको बेनिफिट मिलता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगेन कोई रेकमेंडेशन नहीं है गाइस, डू योर ओन एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं आपको जस्ट तथ्य बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो सकता है। और आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मैं थोड़े क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो लास्ट टाइम पूछे गए थे। सो रत्ना मल्लारा मोहित 8316 आईआरसीटीसी के बारे में बताए। इवन आशीष तिवारी का सेम क्वेश्चन है। वेल आईआरसीटीसी ऑनेस्टली एक ऐसा स्टॉक है जो ऑफ कोर्स गिर गया था और काफी हद तक अभी काफी रिकवरी भी आ चुकी है, लेकिन देन ऑल्सो मुझे ओके लग रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डिसेंट रिटर्न देगा ओवर द इयर्स, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही है कि काफी हद तक गवर्नमेंट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है। ओके, तो ये अगर मैं देखूं अपने टॉप से अभी भी 44% डाउन थे। और प्रॉब्लम ये होती है ना कि गवर्नमेंट अगर चाहे कि भाई हमें ज्यादा कमाना है, तो प्रॉब्लम है वो कुछ ना कुछ ऐसा रूल आएगी जहां से आईआरसीटीसी की इनकम कम होने लगे। तो मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा। मैंने जैसे बोला अगर मुझे जाना है रेलवे में तो मैं वैगन्स कंपनीज के बारे में ज्यादा सोचूंगा ना कि आईआरसीटीसी। तो दिस इज माय ओपिनियन, इट इज ओके। फिर डिफेंस स्टॉक के बारे में बोले सोमन शेखर सर, शुड आई इन्वेस्ट नाउ और वेट फॉर सम टाइम टू कम डाउन? वेल डिफेंस स्टॉक में अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स है, तो थोड़ा डाउन आता है तो ले सकते हो। देखो मार्केट थोड़ा आज भी कल रिकवर हुआ था और आज भी अभी देखते हैं कि क्या होगा। ओवरऑल तो सुबह सुबह तो मार्केट अभी बढ़ा हुआ है, लेकिन देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ से जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा और नीचे आता है तो फिर देन यू कैन थिंक इट, बट यस ओवरऑल आई एम लॉन्ग टर्म बुलिश ऑन डिफेंस कंपेयर टू रेलवे ज्यादा। ओके, गुड मॉर्निंग सर, टेक केयर ऑफ योर श्रीदेवी गौरी कुतम बुलवे, ओके थैंक यू। सुकुमार, रेलवे कैन एक्शन ऑन देयर ओन इंटरनल फाइनेंस एक्रोस एंड ग्रो, कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनको फंडिंग की जरूरत होती है, इसलिए ये आईआरएफसी एंड ऑल दैट काफी हद तक हेल्प करते हैं। देन राजेश्वरी 1742 पूरे के, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मार्केट? मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इतना बड़ा है तो थोड़ा रेस्ट कर रहा है, लेकिन जो है वो अभी अपने को 2 अप्रैल देखना है। 2 अप्रैल को ट्रम्प की पॉलिसी क्या होती है, इंटरेस्ट रेट कट भी आएगा आई थिंक 7
अप्रैल से 10 अप्रैल शायद वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, और उस टाइम पे अपना रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होगा। तो आई थिंक वो वेट एंड वॉच चलेगा कुछ टाइम के लिए। खास करके सेकेंड है, जिस तरह से कल वो टैरिफ लगा दिए ऑटोमोबाइल्स पे 25%, जो तो उस सब से क्या होता है ना कि थोड़ा माहौल वापस खराब हो गया है। यूएसडी इंडेक्स वापस 105 आ गया है, तो ऑयल भी 73 के आसपास। तो देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोला कि वापस नीचे जा रहे हैं हम लोग, पर हाँ, काफी हद तक रैली बढ़ गई थी। अभी थोड़ा आई थिंक 2 अप्रैल के बाद पिक्चर क्लियर होगा। चले तो यहाँ तक रखते हैं गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो डू लाइक इट एंड शेयर इट, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।